गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो तो आज जो हमारा टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम मेनली पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर। ओके, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो अब एग्जाम भी आ गया है नज़दीक, और अब हो ही जाएगा एग्जाम, ऐसे ही पूरी संभावना ही है ना, मतलब 100% लगभग श्योर है। तो आपको अच्छे से करना है, तो बस जस्ट हम थोड़े सा जो अपना पार्ट बचा उसको कंप्लीट करें, और अब अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए, जिससे सब चीज़ें बढ़िया से चलती रहें। चलो तो हम टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, समय थोड़ा लिमिटेड है। तो हम शुरू करते हैं अब अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा आइडिया जो है वो किसका होना चाहिए, हीट का आइडिया होना चाहिए कि हीट जो है ये क्या होती है। तो हीट क्या है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सी एनर्जी है जो फ्लो में होती है, और किस कारण से फ्लो करती है? फ्लो करती है ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते एक बॉडी की हीट ज्यादा है या एक बॉडी की हीट कम है। हम ये बोल सकते हैं एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे ए का टेम्परेचर T1 है, बी का T2 है, तो टेम्परेचर कैन बी ग्रेटर। ओके, ए का टेम्परेचर बी से ज्यादा हो सकता है, और इस टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण जो एनर्जी फ्लो करती है उसी को हीट एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, तो हीट ऑफ बॉडी ऐसा हम नहीं बोलते, एक मीनिंगलेस टर्म। हम ये नहीं बोल सकते एक बॉडी की हीट ज्यादा है या हीट कम है। हम बोल सकते हैं एक का टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरे का टेम्परेचर कम है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एनर्जी फ्लो करती है उसी को हीट बोला जाता है। ऐसा यूनिट एनर्जी कोई भी हो, उसकी जूल होती है, तो हीट एनर्जी की भी जूल होती है। बाकी हीट के लिए एक कॉमन यूनिट यूज की जाती है, कैलोरी। एक्चुअली पहले हीट को अलग समझा जाता था, और वर्क को या एनर्जी को अलग समझा जाता था। तो वर्क या एनर्जी के लिए जूल यूनिट यूज की जाती थी, हीट के लिए कैलोरी। बाद में देखा गया हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अकॉर्डिंगली फिर देखा गया कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है। तो पाया गया कि 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जूल्स के बराबर होती है। ठीक है, 1 कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो 1 कैलोरी होती है अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, नॉर्मल सेंस में हम कई बार ऐसा बोल देते हैं कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है वो 1 कैलोरी होती है। लेकिन वो जो 1 डिग्री भी है, एक्चुअली हम बहुत एग्जैक्टली बात करें तो 1 डिग्री कौन सा होता है? 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है आईआईटी के एग्जाम में। तो हमें थोड़ा सा ये टेम्परेचर भी याद रखना है कि 1 डिग्री कौन सा टेम्परेचर होता है, किस टेम्परेचर रेंज का होता है। उसके बाद हम बात करें स्पेसिफिक हीट की। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? तो स्पेसिफिक हीट जो है ये होती है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो जैसे एस जो है वो क्या हो गया, क्यू बाय एम डेल्टा टी। मतलब अगर हमको कितनी हीट देनी पड़ेगी यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री चेंज करने के लिए, या ज्यादातर जो फॉर्मूला यूज किया जाता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो हमें स्पेसिफिक हीट पता होती है, ठीक है, डेल्टा क्यू निकालना होता है या चेंज इन टेम्परेचर निकालना होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि डेल्टा क्यू जो है ये किसके बराबर होता है? एम एस डेल्टा टी के बराबर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और स्पेसिफिक हीट इज डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी। इसको क्यू भी बोल देते हैं या डेल्टा क्यू भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा मतलब चेंज, एक तरीके से कितनी हीट हमने दी उस सिस्टम को। ठीक है, कुछ वैल्यूज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है, वैसे हम याद यही रखते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वैसे तो गिवन होती है एग्जामिनेशन में, अगर नहीं भी गिवन तो हमें जो चीजें याद रखनी है, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, बाकी यूनिट में कन्वर्ट की जा सकती है। और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1 कैलोरी 4.18 जूल होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 4.2 भी यूज कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट में ये यूनिट इसकी आ जाती है, तो इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं, हम निकाल सकते हैं। कैलोरी इज 4.2 जूल, ग्राम इज 10⁻³ kg, और हम ये फाइंड कर सकते हैं।
ये याद रखो सिंपल सी वैल्यू कि वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है। स्टीम और आइस जो है उनकी स्पेसिफिक हीट वाटर से आधी होती है, यानी कि उनकी कितनी हो जाएगी 0.5 हो जाएगी, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। अब देखो जो स्पेसिफिक हीट है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट हमें पता है, उसका अलग अलग हम डिफरेंट मास लें, अलग अलग मास लें तो उसके लिए अलग अलग हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना, जैसे हमने देखा कि डेल्टा क्यू जो है क्या आता है एम एस डेल्टा टी। जब वाटर के लिए बात करें तो स्पेसिफिक हीट फिक्स हो गई, 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो अलग हीट चाहिए, 2 kg के लिए अलग चाहिए, 3 kg के लिए अलग चाहिए। अब हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, ये कैसे डिफाइन किया जाती है? हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका यूज कहां होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास भी फिक्स है, मान लो हमारे पास एक स्फीयर है, अब इस स्फीयर का मास भी फिक्स है, इसकी स्पेसिफिक हीट भी फिक्स है। ठीक है, तो बॉडी है, हमारे पास मास भी फिक्स है, स्पेसिफिक हीट भी फिक्स है। अब हम बार बार उसका अलग से मास बताएं, स्पेसिफिक हीट बताएं, तो क्या करते हैं हम इसका एक प्रोडक्ट बता देते हैं सीधे कि m इंटू एस की वैल्यू जो है वो हमने बता दी, उसी को क्या बोल देते हैं हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, जिसको C से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो डेल्टा क्यू है ये C डेल्टा टी हो जाएगा इस तरह से। C इज थर्मल कैपेसिटी। तो देखो स्पेसिफिक हीट एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, उसका डिफरेंट मास लोगे तो अलग अलग हीट की रिक्वायरमेंट होगी सेम टेम्परेचर राइज के लिए। थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी कब यूज करते हैं, व्हेन वी हैव अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, तो उसका मास भी फिक्स है, स्पेसिफिक हीट भी फिक्स है, तो उस प्रोडक्ट को हम हीट कैपेसिटी से डिनोट कर देते हैं विच इज सी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू सी डेल्टा टी हो गया, तो सी को क्या लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, डेल्टा क्यू की जूल, डेल्टा टी की केल्विन, तो जूल पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हीट कैपेसिटी का मतलब। उसके बाद देखो जब सेम फेज में टेम्परेचर बदलता है, जैसे सॉलिड का सॉलिड के फेज में टेम्परेचर बदलता है, लिक्विड का लिक्विड के फेज में, गैस का गैस के फेज में, तो स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी का यूज किया जाता है। लेकिन जब फेज चेंज होता है तो फेज चेंज में एक खास बात ये होती है कि वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो जो एनर्जी देते हैं वो क्या करती है, उस मटेरियल की, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है, यानी उसके फेस को चेंज करने में चली जाती है। जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फेस चेंज का मतलब, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो फेस चेंज के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको लेटेंट हीट बोल देते हैं। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, तो मतलब वो हीट हमने दी लेकिन हमें टेम्परेचर की फॉर्म में दिखाई नहीं दे रही, वो छुपी हुई हीट है, वो किस में चली जाती है, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में चली जाती है। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ अ फेज और स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट किसके बराबर होती है, m इंटू एल। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो चेंज होता ही नहीं है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि फेज चेंज में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन फिर भी हीट रिक्वायर्ड होती है। और उसको क्या लिख सकते हैं, अगर m मास जो है वो एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो रहा है और लेटेंट हीट L है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी, m इंटू एल। तो लेटेंट हीट क्या होती है, द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस which changes its state at constant temperature। ठीक है, तो टेम्परेचर तो इसमें चेंज होता ही नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन फेज चेंज होता है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। अब इसको में भी दो केसेस बन सकते हैं, एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये फेज चेंज हो रहा है, दूसरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है, ये फेज चेंज हो रहा है। तो इनके लिए अलग अलग नाम यूज किए जाते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब यूज किया जाता है, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और कहां पर, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, और कांस्टेंट प्रेशर, वो प्रेशर कितना लेते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस इट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब इसमें भी आइस की लेटेंट हीट अगर याद रखनी चाहिए, डायरेक्टली कई बार हमें यूज करनी पड़ सकती है, तो ये किलो कैलोरी में दे रखा है, बाकी हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ आइस। ज्यादातर सीजीएस यूनिट ज्यादा यूज होती है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम ये होती है, इसको याद रख सकते हैं।
फिर जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वहां पे वेपोराइजेशन का यूज करते हैं। तो क्या होता है कि द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस इट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये कितनी होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। और देखो सीजीएस में भी यही आ रही वैल्यू, एसआई में भी, मतलब किलो कैलोरी में बात करेंगे। एसआई में तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाकी किलो कैलोरी और किलोग्राम करेंगे तो भी 540 रहेगा, क्योंकि किलो से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, किलो से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और जब हम आइस से बात कर रहे हैं, आइस से वाटर बन रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर फिक्स रहता है। वाटर से स्टीम बन रही तो टेम्परेचर फिक्स रहता है। अगर आइस से स्टीम बनेगी तो उसमें प्रोसेस में आइस पहले किस में कन्वर्ट हो रही है, वाटर में, फिर वाटर किसमें बन रहा है, स्टीम तक जा रहा है, तो वहां पर टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पर दोबारा से लिखी है, लेटेंट हीट ऑफ आइस और स्टीम, जो हमें याद रखनी है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद ग्राफ ऑफ फेज चेंज। अगर फेज चेंज हो रहा है तो उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो पहले किसमें था, सॉलिड स्टेट में था। तो ओ जो इनिशियली ऑब्जेक्ट है वो किसमें है, सॉलिड स्टेट में। अब हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। एक्स एक्सिस क्या बता रही है, हमने हीट सप्लाई की। वाई एक्सिस क्या बता रही है, टेम्परेचर चेंज। तो सॉलिड को जब हमने हीट दी तो सॉलिड क्या होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो कहां पहुंचेगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। जैसे मान लो आइस की बात करें तो आइस मान लो पहले -40 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हीट देंगे तो वो पिघलना शुरू नहीं होगी। -40 से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ के कहां तक आएगा, 0 डिग्री पे आएगा। 0 डिग्री पे आने के बाद आइस क्या होगी, मेल्ट होना शुरू होगी। जब आइस मेल्ट होगी तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये बता रहा है कि हमने हीट तो दे रहे हैं ए बी फ्रैक्शन, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये सॉलिड से लिक्विड में क्या हो रहा है, कन्वर्जन, फेज चेंज। फिर पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई 0 डिग्री पर। अब और हीट देंगे तो वाटर की फेज में टेम्परेचर बढ़ेगा। वाटर के फेज में टेम्परेचर बढ़ के कहां तक जाएगा, 100 डिग्री तक, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। 100 डिग्री पे पूरा वाटर आ गया। उसके बाद क्या होगा, और हीट देंगे तो वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा। यहां पे भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, हीट देनी पड़ेगी क्योंकि वाटर का फेज चेंज हो रहा है। फिर पूरी स्टीम बन जाएगी, उसको और एनर्जी देंगे तो वो स्टीम क्या होती जाएगी, और गर्म होती जाएगी, मतलब और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ओ ए जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर चेंज इन सॉलिड स्टेट। ए बी क्या दे रहा है, दिखा रहा है सॉलिड टू लिक्विड फेज चेंज। और इसमें ए और बी में क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। तो जब भी ऐसा मिक्सचर होता है वहां का टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स। ये भी एक कॉमन चीज, कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जब भी कभी भी हमारे पास आइस और वाटर का मिक्सचर, तो जहां भी आइस और वाटर का मिक्सचर होगा वहां का टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ऐसे ही जहां पर वाटर और स्टीम का मिक्सचर होगा वहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। बीसी जो है इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सीडी लिक्विड टू वेपर फेज चेंज हो रहा है, और डीई वेपर स्टेट में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब कैलोरीमेट्री जो है ये क्या होती है, तो कैलोरीमेट्री जो है ये बेसिकली ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट टेम्परेचर वाले सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है और देखा जाता है कि फाइनली क्या टेम्परेचर आएगा, मतलब कैसे हीट का लॉस या गेन होगा। ठीक है। तो द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। अब कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर एक वेसल होता है, बर्तन होता है, जिसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर वाले, और देखा जाता है क्या फाइनल टेम्परेचर ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है। अब इसमें एक होता है लॉ ऑफ मिक्सचर। तो लॉ ऑफ मिक्सचर कब बात कर रहे हैं अभी हम, जब हम सेम फेज में, मतलब जो सब्सटेंस का फेज चेंज नहीं हो रहा है तब की बात कर रहे हैं, नो फेज चेंज। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अभी हम वो पढ़ रहे हैं कि अगर फेज चेंज नहीं हो रहा है, जैसे सॉलिड है सॉलिड रहेगा, लिक्विड है लिक्विड रहेगा, तो अगर दो सब्सटेंसेस हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब हम दो की बात करें, उनको मिक्स किया जाता है, उनका टेम्परेचर अलग अलग है, तो उनमें हीट का एक्सचेंज होगा। क्या होगा, एक सब्सटेंस हीट देगा, दूसरा सब्सटेंस हीट लेगा। और अगर हम एनर्जी लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दें कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो जितनी हीट एक सब्सटेंस देगा दूसरा उतनी ही हीट लेगा। तो हीट टेकन बाय वन सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट टेकन बाय अनदर सब्सटेंस।
तो मान लो एक सब्सटेंस का मास है m1 स्पेसिफिक हीट s1 टेम्परेचर t1, दूसरे का मास m2 स्पेसिफिक हीट s2 टेम्परेचर t2, दोनों को मिक्स किया कॉमन टेम्परेचर आ गया। मान लो t1 t2 से ज्यादा है, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो एनर्जी देगा। ठीक है, तो इसने एनर्जी कितनी दी, मान लो कॉमन टेम्परेचर हो गया मिक्सचर का Tn, तो कितनी एनर्जी दी फर्स्ट सब्सटेंस ने, m1 s1 t1 माइनस Tn। ठीक है, हमने क्या देखा था, डेल्टा क्यू क्या होता है, ms डेल्टा टी। तो ये होता है वैसे हीट गेन, तो हीट गेन में डेल्टा क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और हीट लॉस क्या होता है, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल। तो पहले सब्सटेंस ने एनर्जी लॉस करी तो क्या रहेगा, m1 s1 इंटू टी1 माइनस टीएम, दूसरे ने गेन करी तो क्या रहेगा, m2 s2 इंटू टीएम माइनस टी2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, क्या रिजल्ट आ जाएगा, जो मिक्सचर का टेम्परेचर है ये आ जाएगा m1 s1 t1 प्लस m2 s2 t2 अपॉन m1 s1 प्लस m2 s2। और इसको और ज्यादा सब्सटेंसेस हो तो जनरलाइज भी कर सकते हैं, मतलब और टर्म 3 सब्सटेंस होंगे तो प्लस m3 और ऐड हो जाएगा ऐसे m3 s3 t3, ऐसे नीचे प्लस m3 s3। 4 हो तो और, 4 वगैरह के केसेस बहुत रेयर होते हैं, 3 तक फिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से हम ये मिक्सचर का टेम्परेचर डायरेक्टली एक फॉर्मूले की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, या सिंपल कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं कि जितनी एक सब्सटेंस हीट देगा दूसरा उतनी लेगा, या अगर 3 है तो एक ने जितनी दी 2 ने उतनी ली, ऐसा बोल सकते हैं, या 2 ने जितनी दी उतनी तीसरे ने ली, या उससे बेटर है हम ये फॉर्मूला भी याद रख के यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, तो थर्मल अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट को पे फोकस कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे कैसे कॉन्सेप्ट उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन जो है इसको हम देखते हैं। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि हम देखते हैं जब सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट्स जो है उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, थोड़े से एक्सपेंड करते हैं, और उस एक्सपेंशन को हम स्टडी करते हैं, उसी को थर्मल एक्सपेंशन बोला जाता है। कई बार आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हो कि जैसे आप देखोगे जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह बिछाए जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, पूरा एक बड़ी सी पटरी बिछाने की बजाय एक पटरी मतलब छोटे छोटे पार्ट में बिछाया जाता है, बीच में ऐसे गैप रखा जाता है। क्यों गैप रखा जाता है, क्योंकि जैसे जब बहुत गर्मी पड़ती है तो गर्मी में ट्रैक एक्सपेंड होगा, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए क्या मिले, थोड़ी सी जगह मिले जिससे ये अच्छे से एक्सपेंड हो पाए। अगर हमने पूरी एक बड़ी सी पटरी ऐसे बना दी, अगर एक पूरी बड़ी पटरी बना देंगे तो क्या होगा कि जब गर्मी बढ़ेगी तो ये ट्रैक एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। अगर इसको ऐसे लेंथ के अलोंग एक्सपेंशन होने में दिक्कत आएगी तो क्या करेगा, साइडवेज एक्सपेंड हो जाएगा, और इस तरह से पटरी जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसी कभी देखा होगा जो खंबे होते हैं उनमें तारें डाली जाती हैं तो तार को थोड़ा सा ढीला रखा जाता है, वो इंटेंशनली रखा जाता है, उसको बहुत खींच के नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर बहुत खींच कर उसको लगाएंगे तारों को तो जब सर्दी में वायर सिकुड़ेगा, देखो गर्मी में क्या होता है फैलता है, सर्दी में सिकुड़ता है, सिकुड़ेगा तो उसका फोर्स इतना ज्यादा हो सकता है कि वो खंभों को टेढ़ा कर सकता है, तो इसलिए क्या किया जाता है, वायर्स को थोड़ा सा ढीला छोड़ा जाता है। तो ये सब किस लिए किया जाता है, थर्मल एक्सपेंशन के कारण, कि थर्मल एक्सपेंशन का भले ही वो एक्सपेंशन बहुत नेग्लिजिबल होता है, मतलब हमको नॉर्मली दिखेगा नहीं, हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे घर में जो बर्तन है वो सर्दियों में छोटे हो गए गर्मियों में बड़े हो गए, होते हैं लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं, लेकिन कई जगह पर वो स्मॉल अमाउंट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसी को हम बेसिकली पढ़ते हैं, और फिर जब प्रैक्टिकली जहां जरूरत होती है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब थर्मल एक्सपेंशन जो है एक और चीज वो किसकी तरह होता है, फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि जैसे मान लो हमको ये दे दिया कि एक ये दे दिया कि एक ऐसी रिंग जैसी है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, अंदर का रेडियस r1 है, बाहर का r2 है, और इसका जो गैप है वो r2 माइनस r1 है। तो थर्मल एक्सपेंशन जो है कई बार हमको लगता है अंदर वाला पोर्शन छोटा होगा बाहर वाला बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। तो थर्मल एक्सपेंशन वैसा होता है जैसे हम फोटोग्राफ को एनलार्ज करा रहे हो, तो इसमें सब साइज बड़ा होगा। जैसे आप फोटोग्राफ एनलार्ज कराएंगे तो हर डायमेंशन बड़ी होगी,
तो R1 भी बढ़ेगा, R2 भी बढ़ेगा। R1 R2 क्या है? R1 इनर रेडियस है, R2 आउटर रेडियस है, और R2 माइनस R1 भी बढ़ेगा। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हर डायमेंशन बढ़ेगी और फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट की तरह है। तो R1 बढ़ेगा लेकिन R2 के कंपैरिजन में कम बढ़ेगा। मतलब R1 छोटा था तो वो अपनी लेंथ के हिसाब से बढ़ेगा। यही यहाँ पे ही बता रहे हैं हम कि लीनियर एक्सपेंशन जो है उसमें क्या होता है कि जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा एल, इट इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ जितनी ज्यादा होगी चेंज इन लेंथ भी उतना ज्यादा होगा। इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज जितना ज्यादा होगा चेंज इन लेंथ भी उतना ज्यादा होगा। तो हम एक्सपेंशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है, ये चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो जो चेंज इन लेंथ है वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अल्फा से डिनोट कर देते हैं। तो अल्फा एल नॉट डेल्टा टी ये आ जाता है। तो ये जो अल्फा है ये क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी? ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। तो वो क्या आ जाती है? एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फिर होता है सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, अगर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसका एरिया चेंज होगा। तो एरिया चेंज होगा तो चेंज इन एरिया क्या आ जाता है? इसमें भी सेम, चेंज इन एरिया ओरिजिनल एरिया ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो चेंज इन एरिया है वो आ जाएगा बीटा ए नॉट डेल्टा। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो बीटा है। बीटा क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, फाइनल एरिया क्या हो जाएगा? इनिशियल एरिया प्लस डेल्टा है तो आ जाता है ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक्सपेंशन हो जाता है, चेंज इन वॉल्यूम इज गामा। तो यहाँ पे जो गामा है ये होता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी सॉलिड्स के लिए तो हम तीनों तरह के एक्सपेंशन की बात करते हैं, लिक्विड के लिए सिर्फ वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं। अच्छा, सॉलिड के लिए अल्फा बीटा और गामा में क्या और रिलेशन होता है, तो ये भी बात कर रहे हैं। बेसिकली सॉलिड्स के लिए ही अलग अलग डिफाइन किए जाते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, लिक्विड तो सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन देखा जाता है लिक्विड का। तो अगर आइसोट्रोपिक सॉलिड, आइसोट्रोपिक मतलब उसका हर तरह से एक्स वाई जेड डायरेक्शन में एक जैसा एक्सपेंशन हो रहा है, एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, तो अल्फा बीटा गामा में ये रिलेशन होता है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज 1:2:3। मतलब इसको ऐसे भी हम बोलते हैं कि बीटा जो है वो 2 अल्फा के बराबर हो जाता है और गामा जो है वो 3 अल्फा के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड है, नॉन आइसोट्रोपिक मतलब एक डायरेक्शन में अलग तरह से एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरे में अलग प्रॉपर्टी है, तीसरे में अलग है, तो फिर बीटा क्या हो जाता है उस केस में? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। मतलब एक साइड के लिए अल्फा 1 है एक्सपेंशन कोफिशिएंट, दूसरे के लिए अल्फा 2, तो बीटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगा। 3 डायमेंशन में अगर तीनों साइड में अलग अलग अल्फा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो गामा क्या हो जाता है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। इस तरह से ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद वेरिएशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। तो जो पेंडुलम क्लॉक्स है उनका टाइम पीरियड भी वेरी करता है टेम्परेचर चेंज के साथ। क्यों? क्योंकि वो लेंथ पे डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड एक पेंडुलम क्लॉक का क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये टेम्परेचर थीटा पे टाइम पीरियड है। अब हमने देखा कि लेंथ चेंज होती है लेकिन लेंथ का चेंज बहुत ही स्मॉल होता है। हम स्मॉल चेंज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो स्मॉल चेंज के लिए हम क्या देख सकते हैं? डेल्टा टी बाय टी को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई और जी तो कांस्टेंट है, इसका चेंज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एल की पावर कितनी है? 1/2। तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू डेल्टा एल बाय एल। अब डेल्टा एल जो है वो किसके बराबर था? तो डेल्टा एल अभी हमने देखा था, डेल्टा एल बराबर था अल्फा एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बाय एल किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा टी की जगह डेल्टा थीटा यूज कर रहे हैं, तो ये डेल्टा टी टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, ये थीटा हम यहाँ पे टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों यूज करते हैं टेम्परेचर के, डेल्टा टी भी, लेकिन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये डेल्टा टी चेंज इन टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो डेल्टा थीटा हम यूज कर रहे हैं चेंज इन टेम्परेचर के लिए। तो देखोगे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो ये पॉजिटिव आ जाएगी टर्म, तो डेल्टा टी भी पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड बढ़ेगा। अच्छा एक और चीज, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है ऑसिलेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि घड़ी स्लो हो जाएगी, ठीक है। और टाइम पीरियड घटने का मतलब है जल्दी जल्दी ऑसिलेशन होने, मतलब घड़ी फास्ट हो जाएगी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो चेंज इन टाइम पीरियड है डेल्टा टी, वो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी आ गया, मतलब टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है कम हो रहा है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, यानी कि क्लॉक फास्ट हो जाएगी। फास्ट होने का मतलब टाइम गेन करेगी, कई बार ये वर्ड यूज किए जाते हैं, हमें मतलब पता होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, मतलब क्लॉक जो है स्लो हो जाएगी, टाइम लूज करेगी। अच्छा, डेंसिटी का वेरिएशन कैसा होता है टेम्परेचर के साथ? तो मास जो है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है। डेंसिटी जो है वो क्या हो गई? मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो कांस्टेंट रहता है, तो जो नई डेंसिटी, मतलब इसको डी नॉट मान ले, तो एम नॉट बाय वी नॉट हो गया ये। अब जो फाइनल डेंसिटी है तो मास तो सेम रहेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इस तरह से। अब एम नॉट बाय वी नॉट क्या हो जाएगा? पुरानी डेंसिटी डी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। और डेंसिटी किस तरह से कम होगी? इस तरह से, डी नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वैसे तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो यही आता है, बाकी अप्रोक्सीमेटली इसको ऊपर ले जाएंगे 1 प्लस गामा टी को, तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले हमको इस फॉर्म में लिखना है। अगर इससे आंसर नहीं आ रहा है या ऐसे फॉर्म में नहीं दिया, तो फिर हमें ये यूज करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटेड आंसर होता है। तो अगर इस फॉर्म में आंसर दिया तो दैट वुड बी द मोर एक्यूरेट आंसर, ठीक है। उसके बाद एनुमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखो वाटर का एक्सपेंशन थोड़ा सा अजीब सा होता है। जैसे मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंसेस क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पे उनका वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी कम होती है, लेकिन वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वाटर क्या होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ती है, और 4 डिग्री के बाद फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी कम होती है। तो वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? मैक्सिमम। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। तो 0 से 4 डिग्री तक क्या होता है? वॉल्यूम घटता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो गामा नेगेटिव आ जाता है। 4 डिग्री के बाद गामा पॉजिटिव आता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है। अब यही जो वाटर का अजीब सा बिहेवियर होता है, इसी को एनिमोलस बिहेवियर बोला जाता है। और ये होता किस कारण से? जो अलग अलग तरह के बॉन्ड्स होते हैं वाटर में, H2O डबल होल ट्वाइस, H2O होल थ्राइस, तो इस तरह के जो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में, इसके कारण ये बिहेवियर होता है। या एक्चुअली देखें तो नेचर ने एक अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि जो हमारे बहुत ठंडे प्रदेश है, यहाँ पे 5-5, 6-6 महीने बर्फ जमी रहती है पोल्स वाले जगह पे, वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इसी कारण सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि वाटर जो डेंसर वाटर है वो 4 डिग्री वाला है, तो इसलिए वाटर नीचे जो है डेंसर होता है, ऊपर कम टेम्परेचर वाला लाइट होता है। अगर टेम्परेचर नेगेटिव भी जाता है तो बर्फ ऊपर से जमना शुरू होती है, और बर्फ की लेयर ऊपर से जम गई तब भी नीचे पानी बचा रहता है, जिसमें 6-6 महीने 7-7 महीने भी वो एनिमल सरवाइव कर पाते हैं। चलो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स। ये भी कई बार पूछा जाता है कि अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स को कैसे रिलेट किया जा सकता है। तो एक्चुअली टेम्परेचर स्केल में भी क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लिक्विड एक्सपेंड करता है, और हम लिक्विड को एक ऐसे ग्लास ट्यूब, जिसको थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है, थर्मोमीटर में जनरली मर्क्यूरी रहता है और वो एक्सपेंड करता है। तो क्या होता है इसमें, एक पॉइंट हम बोलते हैं LSP। LSP होता है लोअर स्केल पॉइंट। लोअर स्केल पॉइंट क्या होता है? जहां पर वाटर और आइस का मिक्सचर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको पता है जहां भी मिक्सचर होगा दो चीजों का, वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है? फिक्स। तो वाटर आइस के मिक्सचर को LSP बोल देते हैं। एक टॉप मोस्ट पॉइंट ले लेते हैं जिसको USP बोल देते हैं। USP मीन्स अपर स्केल पॉइंट, LSP मीन्स लोअर स्केल पॉइंट। अपर स्केल पॉइंट कहाँ किसको बोलते हैं? जहां पे वाटर और स्टीम का मिक्सचर होता है, वहां का भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। अब अलग अलग स्केल में उनकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं, तो उसी के हिसाब से स्केल डिपेंड करता है। तो जो सेल्सियस स्केल है उसमें LSP होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल है, उसमें ये होता है
273, वैसे 273.15 होता है, अप्रोक्सीमेटली 273 मान लें, ये 373 होता है। फिर फ़ारेनहाइट होता है, उसमें ये होता है 32 डिग्री सेल्सियस, और ये होता है 212 डिग्री सेल्सियस। फिर कोई हम नया स्केल बना रहे हैं तो उसमें इसको LSP ही बोल दें, इसको USP ही बोल दें। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो टोटल लेंथ L है, इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब जितनी भी हमने डिवीजन ली उसके हिसाब से। तो अगर X लेवल तक राइज किया मरकरी, तो अगर X पे यहाँ पे रीडिंग C आ रही है, यहाँ पे K आ रही है, यहाँ पे F आ रही है, यहाँ पे नए स्केल में N आ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि X बाय L जो है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी स्केल के लिए। तो X बाय L क्या आ जाएगा, तो सेल्सियस स्केल के लिए X क्या हो जाएगा, C माइनस 0, और L क्या हो जाएगा 100 माइनस 0। केल्विन स्केल के लिए K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। ठीक है, फ़ारेनहाइट के लिए F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, और नए स्केल के लिए N माइनस LSP अपॉन USP माइनस LSP। तो ऐसे हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो C बाय 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाय 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाय 180। और कोई नया स्केल बनाना है तो इसी कॉन्सेप्ट से उसकी रीडिंग निकाल सकते हैं नए स्केल की। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो समझ के इसको याद रखोगे तो अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हीट ट्रांसफर। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हीट ट्रांसफर। तो हीट जैसे हमने देखा क्या होता है, एनर्जी इन ट्रांसफर या एनर्जी इन ट्रांजिट को ही हीट बोला जाता है। और हीट ऐसी एनर्जी है जो किस कारण फ्लो करती है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो करती है। एक बॉडी जो हाइयर टेम्परेचर पे है उससे दूसरी बॉडी जो लोअर टेम्परेचर पे है। अब हीट ट्रांसफर के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो 3 रास्ते होते हैं हीट ट्रांसफर के, या 3 तरीके होते हैं। एक कहलाता है कंडक्शन, एक कहलाता है कन्वेक्शन, एक कहलाता है रेडिएशन। बेसिक अंतर हमें ये पता होना चाहिए। कंडक्शन में क्या होता है, हीट का या एनर्जी का ट्रांसफर होता है विदाउट द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। मतलब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कन्वेक्शन में क्या होता है, पार्टिकल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हीट के साथ, मतलब पार्टिकल खुद एनर्जी लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। रेडिएशन में क्या होता है, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको रेडिएशन बोला जाता है। तो कंडक्शन को समझते हैं पहले हम। The process of transmission of heat energy in which heat is transferred from one particle of the medium to the other, but each particle of the medium stays at its own position is called conduction. तो कंडक्शन को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कुछ आग जल रही है यहाँ पे, ठीक है, फायर है, हमने एक आयरन की रॉड रखी, तो क्या होगा, हमने इस एंड को आग के ऊपर रखा, धीरे धीरे ये वाला एंड भी गर्म हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां से पार्टिकल चल के यहां जाएंगे क्या, नहीं, ये पार्टिकल की एनर्जी मिलेगी तो इनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये पड़ोस वाले पार्टिकल को एनर्जी सप्लाई करेंगे, पड़ोसी अपने पड़ोसी को, इस तरह से वो पड़ोसी को एनर्जी सप्लाई करते करते फाइनली यहां तक एनर्जी पहुंच जाएगी। तो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, सिर्फ क्या हो रहा है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। इसी तरह के ट्रांसफर को क्या बोला जाता है, कंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, तो अगर मान लो कोई भी एक स्लैब है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, एक साइड का टेम्परेचर ज्यादा है दूसरे का कम है, तो हाई से लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी जाएगी। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बेसिकली पावर हो गई एक तरीके से, ठीक है, dq बाय dt, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। एक मिनट, इसको हम पावर बोल सकते हैं। तो ये किसके बराबर आती है, ये एक तो प्रोपोर्शनल टू एरिया आ जाती है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर ग्रेडियंट dt बाय dx के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। और माइनस के, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम क्या मान रहे हैं, देखो जनरली क्या माना जाता है कि हीट ऐसे जा रही है, हाई से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं x डिस्टेंस का टेम्परेचर T मानूंगा तो x प्लस dx का T प्लस dt, ये कॉमन कन्वेंशन होता है। लेकिन अगर हीट राइट की तरफ जा रही है तो टेम्परेचर तो कम होगा, तो dt जो है ये कैसी क्वांटिटी होगी, नेगेटिव क्वांटिटी होगी।
तो इसलिए ये dt बाई डी एक्स कैसा होगा, खुद ही नेगेटिव होगा। तो ओवरऑल क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, माइनस साइन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस साइन शोज हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर। ठीक है, के जो कांस्टेंट क्या कहलाता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहलाता है। ठीक है, तो के इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो ये हमें ध्यान रखना है, डी क्यू बाई डी टी इज माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। तो मैथमेटिकल है, बाकी प्रैक्टिकली हम बात करेंगे तो माइनस साइन हटा सकते हैं, माइनस क्या डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, ये तो क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में हम ऐसा यूज करते सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो केसेस आते हैं वो कौन से आते हैं, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेडी स्टेट का मतलब जब टेम्परेचर जो है वो टाइम के साथ बदलना बंद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे यही कोई भी रॉड है, जैसे यहाँ पे हमने एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री मेंटेन करके रखा हुआ है, यहाँ का 0 डिग्री। थोड़े समय के बाद क्या होगा, हर पॉइंट का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। यहाँ का जैसे 90 हो गया, यहाँ का 80 हो गया, यहाँ का 70 हो गया, यहाँ का 60 हो गया। तो टेम्परेचर हर पॉइंट का फिक्स हो जाएगा, वो टाइम के साथ बदलना बंद कर देगा। टाइम के साथ बदलना बंद कर दिया ना, तो वो एनर्जी गेन कर रहा है ना एनर्जी लॉस कर रहा है। यानी जितनी एनर्जी उस क्रॉस सेक्शन में आएगी उतनी ही उस क्रॉस सेक्शन से आगे जाएगी। इसको ही स्टेडी स्टेट बोला जाता है। तो स्टेडी स्टेट में जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो क्या आ जाएगा, के ए टी एच माइनस टी सी, मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन माइनस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन बाय एल। मतलब ये डी टी बाई डी एक्स डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स बन जाएगा, जिसको टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ लिख सकते हैं। तो ज्यादातर ये फॉर्मूला ज्यादा काम आता है, तो इसलिए इसने हमको अच्छे से हाईलाइट कर रखा है। तो ये ज्यादा काम आएगा हमारे पास कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है या पावर है वो क्या हो जाएगी, के ए टी फाइनल या टी हाइयर माइनस टी कोल्ड, मतलब टी ऑफ हॉट जंक्शन माइनस टी ऑफ कोल्ड जंक्शन बाय लेंथ। अब देखो यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस टू कंडक्शन। अब ये जो हीट ट्रांसफर है स्टेडी स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रिक करंट की तरह ही समझा जा सकता है, डील किया जा सकता है। तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम उसको इलेक्ट्रिक करंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो अगर एक स्लैब है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, लेटरल थिकनेस है एल एंड थर्मल कंडक्टिविटी है, तो हमने क्या देखा, जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसको ऐसे बोल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो रो एल बाय ए, ये आप सबने पढ़ा ही है। रो जो है रेजिस्टिविटी होती है, इसको मैं कंडक्टिविटी की टर्म में बोलूं तो 1 अपॉन कंडक्टिविटी हो जाती है रेजिस्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है एल बाय सिग्मा। एल लेंथ होती है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिग्मा इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहां भी देखोगे सिमिलर टाइप का रिलेशन है, एल लेंथ है ए एरिया, के बस थर्मल कंडक्टिविटी आ गई। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करता है। ऐसे जो हीट करंट है वो किसके कारण फ्लो करता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो जो हीट फ्लोइंग थ्रू दी स्लैब है, जिसको मैं हीट करंट बोल सकता हूं, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, टी एच माइनस टी सी बाय आर। देखो आर किसके बराबर है, एल बाय के। तो ये वही रिलेशन आ गया जब हमने देखा था के ए टी एच माइनस टी सी बाय एल। तो इस रिलेशन को हम इलेक्ट्रिक करंट जैसा रिलेट कर सकते हैं कि जो हीट करंट है इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, हीट करंट फ्लो करता है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो हीट करंट को क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बाय थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दिस इज द हीट करंट। तो ये रिलेशन वैसे ही आ गया जैसे ओम्स लॉ में आता है। तो यहां भी हम क्वेश्चंस करते वक्त वैसे ही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जैसे ओम्स लॉ या करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। अब जैसे स्लैब्स पैरेलल में है या सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है, वैसे यहाँ पे हीट करंट सेम रहेगा। रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, ऐसे यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो R1 L1 बाय K1 A1 हो गया, R2 L2 बाय K2 A2 हो गया। तो हीट करंट जो नेट आएगा वो टेम्परेचर डिफरेंस बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से आ जाएगा। ऐसे अगर स्लैब्स पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है। रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। R1 क्या हो गया, L1 बाय K1 A1। अगर L लेंथ सेम है तो सेम आ जाएगी, अलग है तो अलग अलग भी आ सकती है। L2 बाय K2 A2, टेम्परेचर जो करंट जाएगा वो टेम्परेचर डिफरेंस बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई बार सर्किट टाइप के भी देते हैं कि 3-4 रॉड है, बताओ किसमें से कितनी हीट फ्लो करेगी,
तो वो वैसे ही है जैसे हम सर्किट सॉल्व करते हैं, वैसे ही कर सकते हैं। पूरा ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट यहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, तो पार्टिकल्स का अगर एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है, एक्चुअल मोशन हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? कन्वेक्शन बोला जाता है। तो लिक्विड और गैसेस जो है उसमें कुछ हीट तो कंडक्शन के थ्रू मतलब ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स थ्रू कन्वेक्शन। देखो सॉलिड में मेनली क्या होता है? कंडक्शन होता है। लिक्विड्स और गैसेस में कुछ पार्ट कंडक्शन होता है, लेकिन मेजॉरिटी हीट किससे ट्रांसफर होती है? कन्वेक्शन में, क्योंकि उसके पार्टिकल फ्रीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। कन्वेक्शन होने के लिए अर्थ की ग्रेविटी भी जरूरत होती है, ठीक है। तो जो कन्वेक्शन होता है उसके लिए अर्थ की ग्रेविटी की भी नीड होती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली देखो जो गर्म हवा या गर्म लिक्विड होता है वो क्या होता है? कम डेंसिटी का होता है। तो कम डेंसिटी का होने के कारण वो ऊपर चला जाता है और उसको ठंडा जो हवा है या लिक्विड है वो रिप्लेस करता है। तो इस तरह से ग्रेविटी के कारण कन्वेक्शन होता है। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर ग्रेविटी नहीं होती है तो कन्वेक्शन नहीं होता। फिर कन्वेक्शन भी एक तो नेचुरल होता है, जैसे समुद्र किनारे जाओगे तो अच्छा लगता है क्योंकि नीचे की हवा ठंडी होती है, तो क्या होती है जो गर्म हवा होती है वो ऊपर गई, अब पानी के ऊपर से ठंडी हवा उसको रिप्लेस करती है, तो थोड़ा सा ठंडी हवा का फीलिंग ज्यादा आती है वहां पर। एक होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, जैसे हम एसी चला रहे हैं या फैन चला रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? हवा को फोर्सफुली हमारे पास भेज रहा है। जैसे एसी ने अंदर ठंडा किया और उसका फैन क्या कर रहा है? उसको फोर्सफुली अंदर भेज रहा है, दैट इज फोर्स्ड कन्वेक्शन। बाकी कन्वेक्शन एज सच हमारे कोर्स में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, उसका कुछ भी मैथमेटिकल चीजें, बस बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कन्वेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से। ज्यादातर क्वेश्चन जो हीट ट्रांसफर वाले पार्ट में आते हैं, थोड़े तो कंडक्शन पे आ जाते हैं और रेडिएशन वाले पार्ट पे आते हैं। रेडिएशन में भी आगे हम देखेंगे दो चीजें ज्यादातर पूछी जाती हैं, एक वीन्स लॉ हो गया और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, जो ज्यादा पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं रेडिएशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। तो इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। जैसे सन से अपने पास एनर्जी आ रही है, अब सन से अर्थ तक पूरे में तो मीडियम नहीं है, अर्थ के आसपास ही एटमॉस्फेयर, उसके बाद तो पूरे खाली जगह है, तो भी एनर्जी हम तक आ रही है विदाउट एनी मीडियम। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेडिएशन। और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में आती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। अब जब भी हम रेडिएशन की बात करते हैं तो एक चीज यूज की जाती है, ब्लैक बॉडी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो भी रेडिएशंस उसके ऊपर आएंगी, इंसिडेंट होंगी, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको बोला जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज वन विच एब्जॉर्ब्स ऑल द हीट रेडिएशंस ऑफ व्हाटएवर वेवलेंथ, कुछ भी वेवलेंथ हो, इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। इट नीदर रिफ्लेक्ट्स नॉट ट्रांसमिट्स एनी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ना तो वो रिफ्लेक्ट करती है ना ही ट्रांसमिट करती है जो भी रेडिएशन उसके ऊपर इंसिडेंट होती है। इसलिए कैसी दिखाई देगी? ब्लैक। क्योंकि ज्यादातर हमें जो चीजें दिखाई देती हैं वो किससे दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन से। तो अगर वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं कर रही तो हमें ब्लैक अपीयर होगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर वो अपने आप से एमिट कर रही होगी विजिबल लाइट तो फिर वो अपने को दिखाई दे सकती है। जैसे मतलब कोई चीज खुद भी एमिट करती है अपने टेम्परेचर के कारण रेडिएशन, अगर वो रेडिएशन विजिबल रीजन में होगी तो बॉडी दिखाई देगी। अगर वो सिर्फ रिफ्लेक्शन से दिखाई दे रही है तो ब्लैक बॉडी हमें ब्लैक अपीयर होगी, उसमें कोई कलर दिखाई नहीं देगा। अब प्रैक्टिकली तो कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती, लेकिन एक्सपेरिमेंटली फेरी नाम के पर्सन ने एक एक्सपेरिमेंटल सिस्टम डिजाइन किया था जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह हम यूज करते हैं। उसने क्या किया था? एक ऐसे स्फेरिकल टाइप का ये स्ट्रक्चर बनाया, उसमें एक छोटा सा होल छोड़ दिया और अंदर से इसको ब्लैक पेंट कर दिया, सामने एक ऐसा ट्राइंगुलर टाइप का ये ऑब्स्टिकल सा लगा दिया। अब ये जो होल बनता है यहाँ पे, दिस होल विल एक्ट एज अ ब्लैक बॉडी या परफेक्ट ब्लैक बॉडी। होल विल एक्ट एज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। कैसे ही परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट करता है? देखो यहां से जितनी भी रेडिएशंस अंदर जाएंगी
तो पहली बात, ब्लैक कलर अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो उसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये ट्राइंगुलर ऐसा वेज बनाने का क्या मतलब है कि जो भी लाइट आएगी ऐसा नहीं कि टकरा के सीधे लौट जाए, इससे टकरा के वो क्या होगी, थोड़ी सी साइड वगैरह में डिफ्लेक्ट होगी। अब डिफ्लेक्ट हुई तो क्या हो, मान लो ये जैसे सिर्फ 90% ही एब्जॉर्ब करता है, मान लो ब्लैक कलर यहाँ पे, तो 90% इसने एब्जॉर्ब किया, लेकिन ये फिर अंदर जाके टकरा गई, तो अब बचे हुए 10% का 90% और एब्जॉर्ब हो गया, यानी 99%। फिर टकरा के यहाँ हुई तो 1% का 90% यानी 0.9%, 99.9। ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन में ऑलमोस्ट पूरी एनर्जी अंदर क्या हो जाएगी, जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ भी पार्ट बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से इस ओपनिंग को हम एक ब्लैक बॉडी की तरह मान सकते हैं। अब तीन तरह की चीजें बात की जाती है। कोई भी जनरल बॉडी है वो क्या करती है, लाइट जो भी इंसिडेंट होगी उसके कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देगी, कुछ को ट्रांसमिट कर देगी, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उसका एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है वो हम बात करें तो जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हुई Q, वो किसके बराबर होगी, जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ प्लस जो पार्ट ट्रांसमिट हुआ प्लस जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ। तो टोटल इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिफ्लेक्टेड प्लस एनर्जी ट्रांसमिटेड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब। अब इसको टोटल Q से डिवाइड कर दिया हमने, तो ये जो एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल एनर्जी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड, इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या रिफ्लेक्टिंग पावर। ऐसे ही ट्रांसमिशन जो हुई एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड एनर्जी, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांसमिशन पावर। और ऐसी एब्जॉर्प्शन पावर की कितनी एब्जॉर्ब हुई टोटल का, इनको R, T और A से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, R इज रिफ्लेक्टिंग पावर, A इज एब्जॉर्प्टिव पावर, T इज ट्रांसमिशन पावर। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है, A1 होता है कि वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगी, रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो ज्यादातर तो यही यूज किया जाता है। फिर भी अगर कोई बॉडी का R1 हो गया, मतलब वो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर रही है, कुछ भी एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट नहीं कर रही, तो उसको परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं। और अगर किसी बॉडी का T1 हो गया, यानी कि वो परफेक्ट ट्रांसमीटर हो जाएगी। प्रैक्टिकली कोई भी बॉडी परफेक्ट ना तो ब्लैक बॉडी होती है, ना रिफ्लेक्टर ना ट्रांसमीटर। ठीक है, लेकिन जैसे हमने देखा कि फेरीज ने जो डिजाइन बनाया था उसको हम रफली परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, एक डाउट पूछा है कि अगर हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी के कपड़े पहन ले तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ब्लैक कलर दिखाई देता है, ऐसा किसने कहा कि ब्लैक कलर नहीं दिखाई देता। ठीक है, ब्लैक कलर, ब्लैक दिखाई देगी वो चीज, उसमें कोई कलर नहीं दिखाई देगा। हाँ, अगर अंधेरे में होगा तो अंधेरे में वैसे ही हमको कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर किसी चीज ने परफेक्ट ब्लैक बॉडी के या ब्लैक चीज, मतलब परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान लो, उसके क्लॉथ भी पहन लिए, तो उसको आसपास की चीजें तो हमें दिखाई दे रही हैं, वो ब्लैक दिखाई दे रही है, मतलब दिखाई तो देगी वो एक ब्लैक तरह के ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि वो नहीं दिखाई देगी, मैं अदृश्य नहीं होगी वो चीज। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ये हो गया अपने पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर एंड एमिसिविटी, ये कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, इनका क्या मतलब होता है। तो एब्जॉर्प्टिव पावर अभी हमने डिस्कस किया। इन पर्टिकुलर एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। बॉडी पे जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई उसका कितना पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर। इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, काफी यूज होती है। ठीक है ना टर्म, तो स्मॉल ए इज एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो जाएगी। फिर एमिसिव पावर, अब देखो नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं यहाँ पे, इसको भी पावर बोल रहे हैं, इसको भी पावर बोल रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें। एब्जॉर्प्टिव पावर में कोई यूनिट या डायमेंशन, ऐसा नहीं कि पावर की यूनिट या डायमेंशन आएगी, ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है। तो ये क्या होती है, यूनिट लेस डायमेंशन लेस होती है। दिस इज एक नंबर होता है सिर्फ, तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस। ठीक है भाई, एमिसिव पावर क्या होती है, एमिसिव पावर होती है, अभी पावर बोल रहे हैं, ये एक्चुअली होती क्या है, ये होती है इंटेंसिटी होती है इफेक्टिवली। ये क्या होती है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अलोंग द नॉर्मल टू द एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर, पावर पर यूनिट एरिया क्या होती है, इंटेंसिटी। तो एमिसिव पावर इज इफेक्टिवली इंटेंसिटी। तो एमिसिव पावर जो है क्या होती है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब एमिसिव पावर तो पता होना चाहिए, ज्यादातर क्या यूज होता है, एमिसिविटी यूज होता है। तो एमिसिविटी क्या होती है, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। एमिसिविटी इज एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट टेम्परेचर T अपॉन एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट सेम टेम्परेचर T। कौन सी बॉडी, ब्लैक बॉडी। मतलब E जो है
ये होती है एमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, ये भी ध्यान रखना है, एट सेम टेम्परेचर T। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक गिवन वेवलेंथ की रेडिएशन है, सेम टेम्परेचर पे बात करें, तो एमिसिविटी जो है बॉडी की अपॉन एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी वो ए ऑफ बॉडी होता है। मतलब सिंपल सी बात क्या है, देखो ई ऑफ बॉडी अपॉन ई ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होता है, स्मॉल ई होता है। तो स्मॉल ई इज इक्वल टू ए, मतलब फॉर एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए E इज इक्वल टू ए के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि गुड एमिटर्स आर आल्सो गुड एब्जॉर्बर्स। तो इसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, या ये स्टेटमेंट किस लॉ से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एमिसिविटी है बॉडी की वो एब्जॉर्प्टिव पावर के बराबर होती है, और गुड एमिटर्स जो हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स भी होंगे। उसका नेचर ऑफ थर्मल रेडिएशंस, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये क्या कहता है कि अगर हम ग्राफ बनाते हैं ई वर्सेस लैम्डा का, तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो ग्राफ में क्या होता है कि जो पीक है, पीक किसको डिनोट कर रही है, मैक्सिमम एनर्जी को। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आएगा, तो वो लैम्डा जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो पहली बात, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो एनर्जी एमिटेड है वो बढ़ेगी, यानी कि ग्राफ की पीक मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। लेकिन जो वेवलेंथ है टेम्परेचर बढ़ने पे, जो पीक के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो कम की तरफ शिफ्ट होगी। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन लैम्डा उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, मान लो लोहे की हमारे पास कोई पट्टी है, उस लोहे की पट्टी को हमने अंधेरे रूम में रख दिया, कैसी दिखाई दे रही है, वो दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि वो अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे हम लोग सारी बॉडीज जो हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट करती हैं, तो कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन हम उसको एनर्जी देने लगे, जैसे मान लो तुम एक हीटर की कॉइल मान लो, हीटर की कॉइल को हमने अंधेरे कमरे में रख दिया, क्या हुआ, नहीं दिखाई दी, लेकिन इसको एनर्जी दी, आपने स्विच ऑन कर दिया, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, लाल। तो इंफ्रारेड से वो टेम्परेचर बढ़ने पे वेवलेंथ कहाँ की तरफ शिफ्ट हुई, रेड की तरफ। ठीक है, और ज्यादा अगर हीट करोगे तो क्या होने लगी, थोड़े समय व्हाइट जैसी होने लगी, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ने लगेगी। एनर्जी बढ़ने लगेगी तो वेवलेंथ क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इंफ्रारेड से रेड की वेवलेंथ कम होती है, रेड से फिर वायलेट की तरफ जाओगे वेवलेंथ कम होती है। तो यही कहता है, तो ये इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और लैम्डा एम इंटू टी इज अ कॉन्स्टेंट विच इज कॉल्ड बी, मतलब वीन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। बी की वैल्यू होती है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हमें गिवन होगा। ठीक है, अगर याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं भी तो ये गिवन होता है अगर जरूरत पड़ती है। तो मेन चीज ये याद रखनी है कि लैम्डा एम टेम्परेचर के, लैम्डा एम क्या है, मैक्सिमा के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। एक क्वेश्चन पूछा माइक्रॉन्स क्या होता है, माइक्रॉन्स इज 10⁻⁻⁶ होंगे। माइक्रो जैसे हम बात करते हैं वही होता है माइक्रॉन्स भी। अब स्टीफन बोल्टमैन लॉ, स्टीफन बोल्टमैन लॉ क्या कहता है कि जो कोई भी सब्सटेंस है वो एनर्जी एमिट करता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। बेसिकली पावर जो एमिट हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁸। इसको भी याद रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो ये गिवन होगा। ठीक है, वैसे ये कांस्टेंट ऐसे नहीं है जो याद रखने लायक होते हैं, मतलब रखने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होगी तो गिवन होगा। क्या करें, कोई भी बॉडी अगर उसका सरफेस एरिया ए है, टेम्परेचर टी है, तो वो जो पावर एमिट करेगी वो किसके बराबर होगी, सिग्मा ए टी की पावर 4। सिग्मा इज द स्टीफन्स कांस्टेंट। ठीक है, अगर वो बॉडी, और ये किसके लिए था, ब्लैक बॉडी के लिए, दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो फिर उसमें ई का फैक्टर भी ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो उसकी ई क्या है, एमिसिविटी हो जाएगी। ब्लैक बॉडी के लिए ई 1 हो जाएगा, क्योंकि ए 1 होता है और किसी भी बॉडी के लिए ई और ए बराबर होता है।
तो नॉर्मल बॉडी के लिए वो हो जाएगा ई सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है। ई इज एमिसिविटी ऑफ द बॉडी। तो ये बॉडी ने एनर्जी एमिट की। अगर बॉडी सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है तो वो एब्जॉर्ब भी करेगी, मतलब पावर एमिट की बॉडी ने, वो क्या होगा सिग्मा ई ए टी की पावर 4। सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ है तो उसने एब्जॉर्ब भी करी। एब्जॉर्ब कितनी करी, सिग्मा ई ए टी नॉट की पावर 4। तो नेट एनर्जी जो रेडिएटेड होगी, तो जितनी एमिट की माइनस जितनी एब्जॉर्ब की, वो आ जाएगी नेट एनर्जी रेडिएटेड। तो नेट एनर्जी रेडिएटेड क्या हो जाएगी, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसपे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर स्मॉल डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है बॉडी और सराउंडिंग के बीच में, तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग मतलब माइनस डी थीटा बाय डी टी, माइनस इसलिए क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा माइनस थीटा। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है। के की वैल्यू ये होती है, ये वैसे कम जरूरत पड़ती है लेकिन कई बार जरूरत पड़ सकती है, इसकी भी तो पता होना चाहिए के क्या होता है। तो 4 ई सिग्मा थीटा नॉट क्यूब। थीटा नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। इधर लिखा हुआ है थीटा नॉट इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, थीटा इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। थीटा टेम्परेचर है बॉडी का, ऑब्जेक्ट का, थीटा नॉट टेम्परेचर है सराउंडिंग का। तो दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसका यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अच्छा, इसको अगर हम सॉल्व करें इंटीग्रेट करके, तो क्या आ जाता है, थीटा का जो एक्सप्रेशन आएगा कि थीटा फाइनल माइनस थीटा, मतलब बॉडी का फाइनल टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर किसके बराबर आता है, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर इंटू ई की पावर माइनस के टी। यानी टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ का हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो के में ए जो है, ए इज द एरिया, सरफेस एरिया, ए है सरफेस एरिया, और सी जो है दिस इज स्पेसिफिक हीट। देखो अब इसको यूज करने का जो तरीका है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अप्रोक्सीमेटली इसको यूज किया जाता है। जैसे हमने देखा एग्जैक्ट रिलेशन क्या होता है कि डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। अब इसको अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेट में हम एवरेज यूज कर लेते हैं। डी थीटा की जगह क्या बोल देते हैं, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के, थीटा की जगह क्या लेते हैं, थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। डेल्टा थीटा क्या हो गया, थीटा ऑफ फाइनल ऑफ बॉडी माइनस थीटा इनिशियल। डेल्टा टी इज टाइम डिफरेंस माइनस के, थीटा एवरेज क्या हो गया, थीटा इनिशियल प्लस थीटा फाइनल बाय 2 माइनस थीटा नॉट। इस तरह से इसको यूज कर लेते हैं, ज्यादातर यही तरीका यूज किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। चलो हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, बॉडी एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस इज केप्ट इन अ सराउंडिंग ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इट्स टेम्परेचर फॉल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस इन 10 मिनट्स। फाइंड हाउ मच टाइम मोर टाइम विल इट टेक फॉर द बॉडी टू अटेन अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट मान के चलना है, और तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो ये देखा 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितने टाइम हो गया, 10 मिनट। तो हमने क्या बोला, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा क्या हो गया, थीटा फाइनल, तो किसका लेना है, बॉडी का, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू माइनस के इंटू इसका एवरेज, 40 और 35 का एवरेज आ जाएगा 37.5 माइनस थीटा नॉट दैट इज 20। तो 35 माइनस 40 माइनस 5 बटे 10 मतलब माइनस 1 बटे 2 इज इक्वल टू माइनस के, और ये आ जाएगा 17.5। 17.5 को मैं 35/2 लिख दूँ, तो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो के की वैल्यू आ गई 1/35। पहले डेटा से के निकाल लिया। अब क्या पूछा है, मोर टाइम, मोर मतलब 35 से 30 होने का, तो हम इसी के आगे यूज करें कि 35 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होने का क्या टाइम होगा। तो टाइम निकालना है अपने को, तो फिर से अब फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, 30 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 30 माइनस 35 अपॉन टाइम हमें निकालना है डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस के कितना है 1/35।
एवरेज 35 और 30 का 32.5, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20। इसको सॉल्व करके डेल्टा टी आ जाएगा। ये हमने सॉल्व कर भी रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि पहले डेटा से हमने के निकाल लिया, के आ गया 1/35, फिर दूसरे डेटा से ये कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा 14 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम यूज कर सकते हैं कैलोरीमेट्री के, हीट ट्रांसफर के और थर्मल एक्सपेंशन के। तो ये मेनली थ्योरी वाला पार्ट था जिसमें हमने इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको कवर किया है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में हम और देखेंगे कैसे इनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज किया जाता है।